हेलो एंड वेलकम टू द सेकेंड डे ऑफ ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कस्तूरिका मिश्रा जी, जो एक लेखक भी हैं, एक पोइट भी हैं और ये म्यूज़िकल पोइट्री करती हैं, जो एक अलग ही अंदाज में हर एक इंसान के दिल को छू जाता है। और ये गज़लकार भी हैं। सो हेलो मैम। हेलो। मैम, मेरा आपसे सवाल है कि जैसे गज़ल, शायरी और पोइट्री ये तीनों चीज़ अलग हैं, लेकिन लोग जब इनके बारे में सुनते हैं तो उन्हें एक ही समझते हैं। तो एज अ पोइट आप कैसे बता सकती हैं कि इन तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों अलग अलग विधाएं हैं और जो इन सब विधाओं को समझते हैं वो उसको अलग ही मानते हैं। पर हाँ, आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए इतना बताना ज़रूरी है कि गज़ल जो है वो बेसिकली एक बहर में लिखी जाती है, एक उसका मीटर होता है। और गीत और गज़ल एक ही कैटेगरी के पोइट्री है। गीत जो आप सिनेमा में सुनते हैं, गीत जो आप रेडियो में सुनते हैं, गीत में भी कई तरह की ग्रामर होता है, उसमें भी एक छंद होती है, उसमें तुकांत शब्दों का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा लैंग्वेजेस के हिसाब से पोइट्री अपना रूप लेती है। जैसे हिंदी में मुक्त छंद की और बिल्कुल खुले बंद में लिखे गए कविताएं ज़्यादा होती हैं। इंग्लिश में भी यही होता है। पर कई बार ये होता है कि भावनाएं जो हैं वो ओवरलैप करती हैं लैंग्वेजेस में, पोइट्री में। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना ये पड़ता है कि जब आप लिखें तो आप आइडियाज़ तो दूसरे पोइट्री से ले सकते हैं, पर आप जब लैंग्वेज का यूज़ करें तो वो आपके हिसाब से बिल्कुल सही होना चाहिए। और उसमें किसी तरह का, जैसे आजकल हम लोग व्हाट्सएप में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए और वो दिल को छूना भी चाहिए। सो मैम, जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप लैंग्वेज आज की, तो जैसे हमारे समाज में आजकल ऐसा हो गया है कि पहले का जो लैंग्वेज था बहुत शुद्ध होती थी, बोलने की भी लिखने की भी, लेकिन आजकल की लैंग्वेज बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गई है। इंग्लिश हिंदी साथ में, बाइलिंगुअल, उसमें भी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ हो रहे हैं। तो आप किसे ज़्यादा सपोर्ट करती है लिटरेचर में? मैं तो कतई आजकल के लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि इससे हमारे समाज में इसका बुरा असर ही हो रहा है और हमारी लैंग्वेजेस और की जो एक बहुत ही अच्छी परंपरा चली आ रही है वो लुप्त हो जाएगी अगर आप और हम ये लगातार करते रहेंगे और शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते रहेंगे, गूगल के डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते रहेंगे, लिखते रहेंगे या कॉपी पेस्ट ही करते रहेंगे, ट्रांसलेट यूज़ करते रहेंगे। हम लोगों को ओरिजिनल थॉट्स लिखनी चाहिए जैसे पहले लिखी जाती थी, और ओरिजिनल थॉट लिखने की क्षमता आज की जनरेशन में भी उतना ही है जितना हमारे जनरेशन में था। तो हमें इसके लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए, काम करना चाहिए, इसके ऊपर पढ़ना चाहिए बेसिकली। और पढ़ने से आपकी उच्चारण, आपकी व्याकरण और आपकी लेखनी में बहुत फ़र्क आएगा। तो मैम, जैसे आपने कहा कि पढ़ने से यहाँ बहुत फ़र्क आता है, लेकिन आजकल क्या है कि अगर इंग्लिश की किताबें हैं तो वो पढ़ना थोड़ा आसान लोग समझते हैं, लेकिन हिंदी के जो साहित्य होते हैं उसमें लोग थोड़ा रुकते हैं कि उन्हें लगता तो है कि ये ये तो समझ नहीं आएगा। आप अपने ऊपर इसको लागू करके देखें कि ये तो आपकी कमी है। अगर आप अपनी कमियां नहीं सुधारेंगी तो आपका भविष्य तो अंधकार है। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। नहीं मैम, मेरा कहना था कि जैसे आपको चेष्टा तो आप ही को करनी है ना। सिर्फ बोल देने से कि नहीं कर रहे हैं तो नहीं चलता है, करना तो पड़ेगा। तो मैम वही पूछ रहे थे कि जैसे क्या किताबें हैं जो आजकल के बच्चे पढ़ सकते हैं, फॉलो कर सकते देखिए, हैं, अगर वो उसे। हमारी भारतीय परंपरा में इतनी सारी मतलब इतना प्रगाढ़ हम लोगों का परंपरा है। आप कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, जिस लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हैं, इंग्लिश ही क्यों, आप जिस लैंग्वेज में, जैसे आप किसी प्रांत से बिलोंग करते हैं, आप आसाम से हैं, आप उड़ीसा से, मैं उड़ीसा से हूँ और मैं उड़िया भी उतने चाव से पढ़ती हूँ, लिखती हूँ जितना मैं हिंदी और इंग्लिश लिखती हूँ। और उर्दू मेरी बिल्कुल, मेरी कोई ट्रेनिंग ही नहीं थी, पर मैंने पढ़ के सीखी है। तो आप भी वही कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे ज़्यादा लगन की ज़रूरत होती है। वो अगर आप में है तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं।
हाँ, मैम आपने सही तो कहा, लगन तो बहुत ज़रूरी है। जो मैंने नोटिस किया है कि आजकल शायद बच्चों में हिंदी को लेके थोड़ी कम है, लेकिन वापस आ रही हैं क्योंकि गज़ल जैसे हम कहते हैं, तो गज़ल सबको बहुत पसंद है। आज भी उतना ही वो लोगों के दिल में जगह बनाए बैठा है जैसे पहले था। तो ऐसे कोई गज़ल गाने वाले व्यक्ति हैं या कोई ऐसे जो आपको बहुत इंस्पायर करते हों? मेरे लिए देखिए इंस्पिरेशन में तो बहुत सारे लेखक लेखिकाएँ हैं, शायर हैं। और मैं कहूँगी कि शुरुआत के लिए आप आजकल जो लोग गज़ल लिख रहे हैं उनको पढ़िए। उनमें आलोक श्रीवास्तव जी हैं, नुसरत मेहंदी मैम हैं, उन लोगों को पढ़िए। आप पढ़िए उनके वाक्य विन्यास कैसे किया वो देखिए। उसमें से जो शब्द आपके समझ में नहीं आ रहे उसे ढूंढिए, उसका मतलब निकालिए, फिर उसको अपने क्राफ्ट में यूज़ कीजिए। जब आप लिख रही हैं तो उसको यूज़ कीजिए। फिर किसी टीचर को, जैसे अक्सर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो टीचर से वेरीफाई कराते हैं, तो वेरीफाई कराइए, फिर उसको आम लोगों के बीच में लाइए। ठीक है मैम। यही तरीका है। प्रोसेस बनाइए, पहले पढ़िए, फिर प्रोसेस बनाइए और फिर उसको स्प्रेड करिए। ठीक है, जैसे आपने मैम बताया कि प्रोसेस को हमें करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। तो जैसे अगर कोई इंसान लिखता है तो लिखते-लिखते कभी-कभी एक ऐसा पल आता है कि अब पता नहीं होता कि आगे क्या लिखें। मतलब एक राइटर्स ब्लॉक आ जाता है दिमाग में कि आगे समझ ही नहीं आता, कितनी भी इंसान कोशिश कर ले, कितने भी इंस्पिरेशन के लिए ढूँढ ले, तो उस वक़्त उस चीज़ से कैसे डील किया जाए? उस वक्त थोड़ा लिख के छोड़ देना चाहिए, कुछ दिन चिंतन करना चाहिए उसके ऊपर। हो सकता है उससे बेहतर कुछ आप लिख सकें उसके बाद। मेरे ख्याल से ये सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है कि वो उसमें उसी वक्त कुछ और ऐसे जैसे काम चलाओ कुछ लिख लेता है, या वो और समय देता है उसको। कई बार बहुत से प्रसिद्ध लेखकों से मैंने भी सीखा है, सुना है कि जब भी आप कुछ लिखें तो उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें। जैसे कोई बहुत ही अच्छा खाना या कोई अच्छा मसाला डाला है किसी सब्ज़ी में, तो उसको भूनने के बाद कुछ देर छोड़ा जाता है, ठीक है ना। जब उसकी स्वाद बिल्कुल पकने आ जाती है या स्वाद घर में महकने लगता है, तब उसमें आप बाकी चीज़ें डालते हैं। इसी तरह से लिटरेचर है, पोइट्री है, आप उसको जितना और मांझेंगी और उसमें और थॉट्स डालने की कोशिश करेंगी या एक थॉट से दूसरे थॉट को जोड़ने की कोशिश करेंगी, वो इतना सुंदर हो जाएगा। जैसे कि सब्जियां बनती हैं, जैसे कि कोई सुंदर चीज़ आपके सामने दिखती है। और बहुत जल्दबाजी में मत रहिए। जल्दबाजी में कोई भी काम किए, जितना भी आप उसको एक दो बार किसी को सुना के वो खुश हो सकता है, पर वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। मैम आई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो आई एग्री, क्योंकि जो भी काम जल्दबाजी में होता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं। हम लोग आपाधापी में जल्दबाजी करते हैं, फट से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और ट्विटर पे और पता नहीं, हम लोग के पास 2 मिनट में कुछ भी डालने का एक हम लोगों के हाथ में यंत्र आ गया है, मोबाइल, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें खुद ही अवगत होना चाहिए कि ये हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। ये अगर हमारी क्रिएटिविटी को 2 मिनट में सिमट देना चाह रहा है तो हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। यस मैम। हमें इससे दूर रहना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, जब भी मैं कुछ लिखने जाती हूँ तो मैं कुछ वर्ड्स के लिए मोबाइल टच करती हूँ, पर आजकल मैंने वो भी बंद कर दिया है। अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ, उसमें कुछ वर्ड्स आती हैं तो मैं उसे साइड में नोट कर लेती हूँ। मोबाइल ऑफ रखती हूँ टोटली, ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना रहे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मेरे सामने ना रहे। तभी मैं पढ़ने के बाद उस चीज़ को फिर मुझे उसके ऊपर सोचना भी पड़ता है कि हाँ, लेखक ने क्या लिखा है, इसमें मेरे लिए क्या थॉट्स है, मैं क्या लिख सकती हूँ, इससे क्या मैं बेहतर कुछ कर सकती हूँ। तो यही प्रोसेस है सभी चीज़ों में। और अगर आप में वो हुनर है किसी भी चीज़ को करने की, पोइट्री ही क्यों, कोई भी चीज़ करने की आप में हुनर है और आप सही जगह पे उसको यूज़ कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट मिलना तो बहुत ही आसान है। रिज़ल्ट तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एक प्रोसेस अपनाते हैं। सबका अपना अपना प्रोसेस होता है। इसमें आपको मैं नहीं बोल सकती कि मेरा प्रोसेस आपके लिए काम करेगा।
ठीक है। यस मैम। मैम वन वन लास्ट क्वेश्चन कि मैम जैसे आपने बोला कि पोइट्री लिखने का सबका अपना प्रोसेस होता है, तो जैसे फ़ोन हटा देना आपका प्रोसेस है कि डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत लोग आजकल फ़ोन से ही लिखना पसंद करते हैं, फ़ोन में ही बहुत सारे नए नए ऐप्स आ चुके हैं, एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू लोग वर्ड्स भी सीखते हैं और उसमें लिखते भी हैं, जिसमें मैं खुद हूँ। मैंने भी अपने क्योंकि कभी कभी हम दिन भर अपने जीवन में ऐसे कुछ भी काम करते एक मन में ख्याल आता है कि अब इसे लिख दूं, तो उस टाइम फ़ोन हाथ में होता है, उसमें लिख देते हैं। तो ये आप जो कह रही हैं ये मोबाइल का सदुपयोग है, ये करिए। मैं भी लिखती हूँ मोबाइल पे, मैं हमेशा कागज़ कलम नहीं होता है, मैं भी लिखती हूँ मोबाइल पे, फिर उसको एडिट भी वहीं करती हूँ, फिर उसको डालने से पहले भी बार बार उसको पढ़ती हूँ। तो ये तो अच्छा तरीका है। मैं वही कह रही हूँ ना कि आपको दोनों साइड, फ्लिप साइड और राइट साइड दोनों देखनी पड़ेगी, और जितना आप उसके बारे में सचेत होंगे उतना ही आपका काम अच्छा होगा। तो मैम जाते जाते अगर आप 2 पंक्तियाँ अपने गाने की सुना दें। मैंने आपकी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छी थी। 2 पंक्तियाँ आपको सुना रही हूँ, तो मेरे कंपोज किया हुआ है। हम ही में थी न कोई बात, याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें भुला सके। हम ही में थी न कोई बात, याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम न तुम्हें भुला सके। मैम मेरे पास शब्द नहीं है सच में, मतलब दिल से आपकी आवाज़ और ये शब्द, मतलब आई एम स्पीचलेस आई थिंक। थैंक यू सो मच मैम। बहुत 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 ज़्यादा दिल छू लेने वाली गज़ल है, और आपकी आवाज़ तो बहुत मधुर है, बहुत मधुर है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इंटरैक्टिंग विद अस और हमारे दर्शकों को इतना वक्त देने के लिए। थैंक यू मैम। बस ऐसे ही और शोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ऐप 24/7।